Hello students, I hope all you are good. This is Ashish and welcome to Convivenza Education. आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसमें हम नाजिज्म के बारे में पढ़ेंगे और हिटलर कैसे बना हिटलर ये पढ़ेंगे कि हिटलर कैसे जर्मनी का रूलर बना और किन सिचुएशंस में वो ऐसा रूलर बना, एक डिक्टेटर बना। यही सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से देखते हैं पहला पॉइंट। 1945 11 इयर्स ओल्ड जर्मन बॉय हेलमुट। देखो हेलमुट था कौन? हेलमुट एक जर्मन बॉय था। अब 1945 की सिचुएशन है तो हम पहले थोड़ा समझ लेते हैं उस टाइम पे था क्या। हेलमुट एक छोटा सा बच्चा है, जर्मन बॉय है। वो अपने घर पे आराम से बेड पे लेटा हुआ था, खेल रहा था। सडनली उसके कानों पे कुछ आवाजें आना स्टार्ट होती है और वो आवाजें उसके पेरेंट्स की थी। और उसके पेरेंट्स डिस्कशन कर रहे थे। अब डिस्कशन किस चीज का? उसके फादर के कुछ वर्ड्स इस तरह से थे कि क्या मुझे अकेले सुसाइड कर लेना चाहिए या पूरी फैमिली के साथ जहर खा लेना चाहिए। मतलब कि वो सुसाइड करने की बात कर रहे थे। अब हेलमुट ये चीजें सुन के सहम गया कि ये ऐसी बात क्यों कर रहे, डर गया वो। फिर उसी के कुछ टाइम बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जाता है, सॉरी फादर के साथ बाहर जाता है बाग में खेलने घूमने के लिए। अब वो लोग आपस में बात करते हैं, पुरानी मेमोरीज याद करते हैं, सॉन्ग्स वगैरह गाते हैं और बड़े खुश होते हैं। फिर हेलमुट के जो फादर होते हैं वो ऑफिस जाते हैं। अपने ऑफिस जाने के बाद वो वहां पे अपने आप को गोली मार लेते हैं। तो जब ये हेलमुट ये सारी चीजें देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है, सहम जाता है। अपने फादर्स की जो वर्दी यूनिफॉर्म होती है वो अपने घर के ही आग में जला देते हैं। मतलब घर नहीं जल रहा होता उनका, वो एक फायर बॉल होती है ना, फायर छोटा सा जो आग जलती है घर में, वहां पे जला देता है। फिर उसके बाद उसकी मदर ने जब भी उसको खाना दिया या जब भी वो घर पे खाना खाता था तो वो खाना खाता ही नहीं था, क्योंकि उसको हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं उसकी मदर उसको जहर ना दे दे, पॉइजन ना दे दे। तो इस वजह से वो खाना खाता ही नहीं था। तो ये सारी सिचुएशन वो फेस कर रहा था। तो ऐसा क्यों हुआ, हेलमुट को ऐसा क्यों लगा, उसके फादर ने ऐसा क्यों बोला, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। नाजिज्म क्या होता है ये पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। 1945 में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया किसके सामने? एलिस के सामने। और उन्होंने एलिस के सामने सरेंडर क्यों किया, किस वजह से किया, किस चीज की वॉर की, ये सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। अब देखो हिटलर, हिटलर और उसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोएबल्स ने क्या किया? उसकी फैमिली ने सुसाइड कमिट कर लिया। सिर्फ गॉबलस की फैमिली ने नहीं, गॉबलस ने और हिटलर ने, इन सब ने मिलके क्या किया? सुसाइड कर लिया। कहाँ पे? बर्लिन बंकर में, अप्रैल में। अब इंटरनेशनल, उसके बाद जब इन्होंने सुसाइड कर लिया, अब देखो सुसाइड क्यों किया था? क्योंकि वॉर का टाइम था, वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था? 1939 से लेके 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक था? 1914 से लेके 1918 तक हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। ये हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर है और ये हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। ठीक। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था तो हिटलर हार गया था। जब हिटलर हार गया था तो उसने अपने मिनिस्टर के, उसकी फैमिली के साथ सुसाइड कर लिया था। तो मिलिट्री, अब देखो उसके बाद क्या हुआ? इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बैठाया गया। कहाँ पे? न्यूरेमबर्ग में। ठीक। अब इसका काम क्या था? इसका काम ही यही था कि वो युद्ध में हुए परिणामों पर चर्चा करे। जर्मनी को ब्लेम कर रही थी उस चीज के लिए कि जर्मनी ने बहुत नरसंहार किया, बहुत ज्यादा खून खराबा फैलाया। फिर उसके बाद देखो एलिस, एलिस क्या था? एलिस एक गठबंधन था। मतलब कि जैसे कि जब वॉर होती है तो वॉर जब भी होगी तो दो ग्रुप्स वॉर करेंगे, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। कभी एक आदमी तो खुद से वॉर नहीं कर सकता ना, तो दो लोगों की मिनिमम जरूरत है। तो ऐसे ही जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो पूरी वर्ल्ड जो था वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था। तो एक था एलिस और एक था एक्सिस पावर। ठीक। तो एलिस में कौन कौन था? यूके, फ्रांस। फिर उसके बाद 1941, देखो वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हुआ था, पर यूएसएसआर और यूएसए 1941 में जुड़े थे जाके एलिस से। ठीक है।
अब यूएसएसआर क्या है? यूएसएसआर रशिया, रूस को कहते हैं। उस टाइम पे इसका नाम सोवियत संघ था। यूएसएसआर भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अभी के लिए आप सिर्फ यूएसएसआर याद रखो। फिर उसके बाद एक्सिस पावर में कौन था? जर्मनी, इटली और जापान, ये एक्सिस पावर में थे। ठीक है, तो इसको ग्रुप बी मान लो और एलिस को ग्रुप ए मान लो। फिर उसके बाद जर्मनी हैड वैग्ड अ जिनोसाइडल वॉर। जिनोसाइडल वॉर क्या था? जब वॉर चल रही थी तो जर्मनी ने, हिटलर ने बहुत कत्लेआम मचाया, नरसंहार किया। मतलब बहुत सारे लोगों को मारा। वहां के जिस वॉर, मतलब जिस कंट्री से वॉर लड़ रहा था, वहां के लोगों को भी, निवासियों को भी खूब मारा। मतलब खून खराबा मचा दिया। अब देखो उसने जो मारा था, 6 मिलियन तो ज्यूज को मारा, 2 लाख जिप्सीज को मारा, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस को मारा, 70,000 70,000 जर्मन्स को मारा, जो कि क्या थे? मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड थे। तो इन लोगों को, और उसने अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को भी मार दिया, जो भी उसके विरोध में खड़े हो रहे थे। फिर उसके बाद देखो ऑस्विट्स क्या है? ऑस्विट्स एक किलिंग सेंटर है। क्या है? एक किलिंग सेंटर है, जहाँ पे वो बहुत सारे लोगों को एक साथ मारा करता था। सारों सबको एक रूम में डाल के जहरीली पॉइजनस गैस छोड़ देता था। फिर न्यूरेमबर्ग, न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल, ये न्यूरेमबर्ग कहाँ बैठा था? ये मिलिट्री कोर्ट था ना, जो कि न्यूरेमबर्ग में बैठा था, ट्रिब्यूनल। तो इसने क्या किया था, जब नाजीज हार गए थे तो नाजीज में हिटलर ने तो सुसाइड कर लिया था। तो उसके जो 11 इम्पोर्टेंट लीडर्स थे जर्मनी के, नाजीज, उनको ट्रिब्यूनल ने क्या किया था? सजा सुनाई थी, पनिशमेंट दी थी डेथ की। ठीक है, और उसके कई सारे लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी थी, उम्र कैद की। तो ये यहाँ तक था। अब देखते हैं हम आगे का कॉन्सेप्ट। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। वाइमर रिपब्लिक क्या था? वाइमर गणराज्य, मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वहां पे गवर्नमेंट बनी। पहले क्या था? चलिए पहले हम आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर इस पे एक्सप्लेनेशन देंगे। जर्मनी, जर्मनी अ पावरफुल अंपायर अर्ली 20th सेंचुरी की जो जर्मनी था वो एक क्या था? पावरफुल अंपायर था, साम्राज्य था। मतलब वहां पे राजा का रूल था उस टाइम पे। कब? अर्ली 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था? 1914 से लेके 1918 तक। और 20th सेंचुरी कब से कब तक की होती है? 20th सेंचुरी होती है हमारी 1900 से लेके 2000 तक। ये हमारी 20th सेंचुरी होती है। तो अर्ली 20th सेंचुरी मतलब 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, ये 1914 तक की बात हो रहा है, 1900 से लेकर 1914 20 तक कि तब जो जर्मनी था वो बहुत ही ज्यादा एक पावरफुल अंपायर था। फिर इसने फाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अलोंग साइड द ऑस्ट्रियन अंपायर। इसने जो पहला वर्ल्ड वॉर लड़ा था, फाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो उसने पहला वर्ल्ड वॉर लड़ा था वो किसके साथ लड़ा था? ऑस्ट्रियन अंपायर के साथ मिलके लड़ा था। किसके खिलाफ लड़ा था? अगेंस्ट एलाइज। देखो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी, अगेंस्ट एलाइज। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से थे? इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया। अब देखो इसमें अभी भी वो अमेरिका नहीं है। अभी भी एलाइज में कौन कौन है? इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। तो इसने वॉर लड़े। अब देखो ये जब वॉर हुआ था ना, तो यूरोप के कई सारे देश इस वजह से कूद पड़े थे कि ये तो एक तरफा वॉर है। एक तरफा वॉर इन द सेंस क्योंकि इंग्लैंड भी बहुत पावरफुल था, रशिया भी बहुत पावरफुल था, एंड फ्रांस भी था। तो इन्हें ये लगा कि इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया मतलब एलिस बहुत जल्दी ही जीत जाएंगे और जर्मनी है ये हार जाएगा और ऑस्ट्रियन अंपायर भी हार जाएगा। तो इस वजह से सब लोग युद्ध में कूद पड़े थे कि इसका डिसीजन बहुत जल्दी होने वाला है। पर ये वॉर बहुत लंबा चला क्योंकि ऑस्ट्रियन और जर्मनी अंपायर भी बहुत पावरफुल थे। तो ये वॉर लंबा चला। फिर स्टार्टिंग में जर्मनी गेंस फ्रांस एंड बेल्जियम। स्टार्टिंग में क्या हुआ? जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम पे जीत हासिल कर ली। फ्रांस और बेल्जियम को जीत लिया जर्मनी ने। फिर उसके बाद यूएस की एंट्री होती है अमेरिका की 1917 में और वो जीत जाते हैं। देखो वॉर के जस्ट एक साल पहले ही यूएस की एंट्री होती है 1917 में, और एलिस जो होते हैं वो वॉर जीत जाते हैं। यूएस किसकी तरफ से आया था? एलिस की तरफ से आया था। ठीक है, यूएस किसकी तरफ से आया था? एलिस की तरफ से आया था।
फिर डिफीटिंग जर्मनी, इन्होंने जर्मनी को हराया और सेंट्रल पावर्स को भी हरा दिया। कब? नवंबर 1918 में। अब सेंट्रल पावर मतलब देखो, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, एलिस था और एक्सिस पावर था, दो ग्रुप। वापस से यहाँ पे भी दो ग्रुप है, एक एलिस ए ग्रुप हो गया और सेंट्रल पावर जो हो गया वो हमारा बी ग्रुप हो गया। मतलब सेंट्रल पावर इज द नेक्स्ट ग्रुप विच वॉज फाइटिंग विद द एलिस, ठीक है, जो फाइट कर रहा था किसके साथ? एलिस के साथ, ठीक। अब इसमें जर्मनी हार गया और सेंट्रल पावर भी हार गया। कब हारे? नवंबर 1918 में। फिर उसके बाद जब जर्मनी हार गया तो एब्डिक्शन ऑफ द जर्मनीज एम्पायर, मतलब अब साम्राज्यवाद, जर्मनी का राजा खत्म हो गया, वहां का जो राजा था वो सब खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ? नेशनल असेंबली मेट एट वाइमर। नेशनल असेंबली कहाँ मिली? वाइमर में मिली, ठीक है। अब उसके बाद इस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल विथ अ फेडरल स्ट्रक्चर। अब उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई बनाई कैसी? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसने विथ अ फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब संघवाद पता ही है, फेडरल, जहाँ पे दो लेवल की गवर्नमेंट होती है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है। फिर उसके बाद जर्मन पार्लियामेंट बनी। जर्मन पार्लियामेंट को हम राइक्सटैग कहते हैं, ठीक। जर्मन पार्लियामेंट को राइक्सटैग कहते हैं। तो जर्मन पार्लियामेंट बनी जिसे हम राइक्सटैग कह। फिर जब इलेक्शन हुए, देखो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन तो बना लिया, अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बननी है तो इलेक्शन होने बहुत जरूरी है। अब इलेक्शन होने बहुत जरूरी है तो वोट्स वगैरह भी पड़ेंगे। तो वोट देने का राइट किस किस को था? वोट वोट देने का राइट सबको था, मेल फीमेल, सक्रिय नागरिक, एक्टिव नागरिक, सॉरी एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन, सबको वोट देने का राइट था, ठीक, यहाँ पे। फिर जर्मन पार्लियामेंट जब बनी तो उसके वोट वगैरह, इलेक्शन वगैरह हुए और जो वाइमर था वो जीत गया। तो ये वाइमर जो है वो गवर्नमेंट का नाम है। वाइमर गवर्नमेंट का नाम है, वाइमर रिपब्लिक, ठीक, जो उस टाइम पे बनी थी। तो वाइमर रिपब्लिक ने कब से कब तक रूल किया? वाइमर रिपब्लिक ने 1918 से लेके 1933 तक रूल करा। अब ऐसा नहीं कि ये की गवर्नमेंट रूल कर रही थी, नहीं, इलेक्शन हुए, बार बार गवर्नमेंट चेंज हुई, ठीक। तो 1918 से लेके 1933 तक वाइमर रिपब्लिक ने रूल किया और उसके बाद एंट्री होती है हमारे हिटलर साहब की। देखिए हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वर्साइल ह्यूमिलेटिंग पीस, ठीक। वर्साइल ह्यूमिलेटिंग पीस क्या था? वर्साइल एक ट्रीटी थी जो कब हुई थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, इन द सेंस 1914 से लेके 1918 तक हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। तो मतलब ये ट्रीटी कब हुई थी? 1918 में, जब वॉर फिनिश हुई थी। वर्साइल ट्रीटी ये किसके बीच में हुई थी? एलिज एंड जर्मनी के बीच हुई थी, ठीक है। अब देखो, जर्मनी लॉस्ट कॉलोनीज, जब ये वॉर हुई तो वॉर हारने के बाद जर्मनी ने अपनी कॉलोनीज छोड़ दी, मतलब उसको खोनी पड़ी। अब ये याद रखना, ये तब की बात नहीं है जब हिटलर था, हिटलर इसके बहुत बाद आया, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है और हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा था, ठीक। तो जर्मनी लॉस्ट कॉलोनीज, जर्मनी ने अपनी कॉलोनीज खो दी, मतलब कि अपना गुलाम देशों को खो दिया। कॉलोनीज क्या होती है? कॉलोनिज्म, उपनिवेशवाद, मतलब जहाँ पे हम रूल करते हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री को अपना गुलाम बना लेती है, ठीक। तो ये कॉलोनीज हो जाएगा। अब उसमें 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन, अपनी पॉपुलेशन का 10वां हिस्सा उसने खो दिया, इन द सेंस जैसे कि अगर उसके पास 100 लोगों की पॉपुलेशन है तो 100 लोगों में से 100 लोगों का 1/10, इन द सेंस ये से कट गया और उसके हो गए 10 लोग, 10 पीपल। अब उसकी जितनी भी पॉपुलेशन होगी उसका 1/10 उसने खो दिया, इतने लोग उसने अपने खो दिए। ये एज अ एग्जाम्पल मैंने लिया है, बाकी 100 लोगों की पॉपुलेशन थोड़ी होगी, पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा होगी। तो उस पॉपुलेशन का 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन उसने खो दिया। और 13% ऑफ इट्स टेरिटरी, अपनी टेरिटरी का 13% उसने खो दिया, मतलब उससे छीन लिया गया, खो गया थे, छीन लिया उससे अलाइज ने। 75% ऑफ इट्स आयरन, 75% ऑफ उसका आयरन छीन लिया। 26% उसका कोल छीन लिया। किसने छीना? फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया, इन सब ने उससे छीन लिया। ये देखो मैप में आ जाओ, ये देखो ये डेनमार्क के पास का एरिया, बेल्जियम के पास का एरिया, ये यहाँ पे फ्रांस के पास का एरिया, ये उसका पोलैंड के पास का एरिया,
और ये उसके लिथुआनिया के पास का एरिया, ये सारे उससे छीन लिए गए। डिमिलिटरीलाइज्ड जर्मनी, उसकी मिलिट्री को बैन कर दिया गया, उससे मिलिट्री छीन ली गई। कहाँ पे, ये देखो राइनलैंड है ना, ये राइनलैंड, यहाँ से उसकी मिलिट्री छीन ली गई, उसे हटा दी गई कि यहाँ पे मिलिट्री नहीं रहेगी। उसके पास सोल्जर्स तो थे बहुत, बट बहुत कम सोल्जर्स थे, उसपे मिलिट्री रखने का राइट छीन लिया गया था। बहुत कम सोल्जर, वो नई मिलिट्री सब नहीं बना सकता था, इन द सेंस कि नेवी नहीं बना सकता था, नेवल शिप्स नहीं खड़े कर सकता था, एयरफोर्स नहीं बना सकता था, ये सारी चीजों से राइट्स छीन लिए गए थे। वॉर गिल्ड क्लॉज, मतलब जो वॉर हुई थी उसके गिल्ड क्लॉज के तहत जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया। किसके लिए, वॉर के लिए, डैमेजेस के लिए। ये डैमेजेस जो कि अलाइड कंट्रीज में हुए थे, अलाइड कंट्रीज जिन डैमेजेस से सफर कर रही थी, उन डैमेजेस के लिए भी जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया, जिम्मेदार ठहराया गया। और उसके चलते उससे कंपनसेशन डिमांड की गई, 6 बिलियन पाउंड कंपनसेशन। कितना, 6 बिलियन पाउंड कंपनसेशन उससे डिमांड करी गई, ठीक है, एज अ कंपनसेशन। फिर उसके बाद ऑक्यूपाइड द रिसोर्सेज रिच राइनलैंड, उसका जो राइनलैंड था जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज थे वो भी उससे छीन लिए गए। ये देखो, ये रहा राइनलैंड, इससे भी वो छीन लिया गया। फिर उसके बाद ये ह्यूमिलेटिंग पीस के बाद क्या हुआ, वाइमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर एंड डिस्ग्रेस एट वर्साइल। जो वाइमर मतलब जो जर्मनी की पब्लिक थी, उसने वाइमर रिपब्लिक को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया था इस वर्साइल ट्रीटी के लिए भी और वॉर के लिए भी, जो वो हारे थे, ठीक। अब इसको वर्साइल ह्यूमिलेटिंग पीस का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जो वर्साइल था वो ट्रीटी थी। अब ये ट्रीटी जो थी ये ह्यूमिलेट करने के लिए थी, किसको, जर्मनी को। तो ये शांति के लिए ट्रीटी भी थी, पर ये ह्यूमिलेट भी कर रही थी जर्मनी के वो आत्मसम्मान को, ठीक। तो इस वजह से इसको वर्साइल ह्यूमिलेटिंग पीस कहा गया, वर्साइल ट्रीटी। कहीं ना कहीं ये वर्साइल ट्रीटी ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीजन बनी थी। ऐसा कहा जाता है कि इसी ने बीजारोपण किया था, मतलब किसी प्लांट को उगने के लिए सीड की जरूरत होती है ना, एक छोटा सा सीड डाला जाता है तब वो धीरे धीरे प्लांट बनता है। तो यही ये एक बीज था, एक सीड था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए, ठीक। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी वीडियोस आने वाली हैं, ये तो सिर्फ पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ और भी आने वाले हैं। हम आपके सारे चैप्टर्स क्लियर करेंगे, सारे, सिर्फ नॉट ओनली फॉर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, सब।